Hey guys, welcome to Inspiration IAS. This is daily news analysis by myself रूपक। यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव वे में। दिस इज डेली न्यूज एनालिसिस फॉर जनवरी 13 टू 17 इन पार्ट 1। इसको हम दो पार्ट में कर रहे हैं। पार्ट 1 आपके लिए यहाँ पर है, पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आऊँगा मेरे अगले वीडियो में। अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार, या फिर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए @सर रूपक। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मेरे सारे वीडियोस के पीडीएफ लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण, जो आप अवेल कर सकते हो बाय डायरेक्टली विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ अब वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक। आप अपने स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की जर्नी पूरी कर सकते हो वाई अवेलिंग आवर फाउंडेशन कोर्स, जो आपको मिलता है बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड इन ऑल आवर एक्टिव सेंटर्स अलॉन्ग विद दी सैटेलाइट, अलॉन्ग विद दी फाउंडेशन कोर्स आपको मिलते हैं सैटेलाइट कोर्सेज एंड ऑफ कोर्स ऑप्शनल पेपर फॉर पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। डिटेल जानने के लिए आप कर सकते हो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट नाउ। जो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पर है आपके लिए, इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, क्वालिफिकेशन टेस्ट था ये अपना क्रायोजेनिक इंजन का, जो कि ऑफ कोर्स आपको पता है वेरी वेरी एम्बिशियस गगनयान प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे न्यूज़ क्या है देखिए, इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम। इसको बेसिकली इग्नाइट किया गया था 720 सेकेंड्स के लिए एट आर प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, जो आपको मिल जाएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब देखिए ऐसे 4 टेस्ट टोटल कंडक्ट होने हैं। इसमें जो क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन है करीब 1810 सेकेंड्स का क्यूमुलेटिव इग्निशन का टेस्टिंग होगा। एंड आफ्टर दैट हम मानेंगे कि जो हमारा क्रायोजेनिक प्रोग्राम है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये रेडी है हमारे गगनयान प्रोग्राम के लिए। गगनयान प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन इससे पहले देखिए जो सिग्निफिकेंस है इस स्टेप का, इग्निशन का। GSLV Mark 3 जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक्स आपको पता होगा। ये बेसिकली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजर, एंड हमारा जो फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन, जिसको हम -193 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को, एंड जो हमारा लिक्विड हाइड्रोजन है ये रहता है -253 डिग्री सेल्सियस। सो जो क्रायोजेनिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर हमारा ईंधन जो है, जो हमारा फ्यूल है वो रहता है ऑक्सीडाइजर, हम यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन। इससे फ़ायदा ये होता है आपको पर यूनिट एरिया आपको ग्रेटर थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेटर आपको मिलता है थ्रस्ट। अब इससे आपका जो GSLV Mark 3 है पूरा डिपेंडेंट है उसके ऊपर। एंड Mark 3 आपको पता है हमारा लेटेस्ट सबसे सोफिस्टिकेटेड जो अभी तक का लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3, जो आपको अपर एटमॉस्फेरिक, जो अपर ऑर्बिटल, जो आपका ऑर्बिट है, अपर एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट है, वहाँ तक आपको पहुँचा सकता है विथ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेलोड। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, इसी के साथ हमारा रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस जो है ये बढ़ता है क्रायोजेनिक इंजन की तरफ। एंड जो ऑफ कोर्स फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं हमारा गगनयान मिशन, जो 22-23 तक हम लॉन्च करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही एम्बिशियस इंडिया का अपना खुद का स्पेस लॉन्च स्टेशन, जो बाय 2030 हम सोच रहे हैं लॉन्च करने के बारे में हम सोच रहे हैं। तो इनके लिए अपने आप में एक बहुत ही बूस्टिंग फैक्टर है गगनयान मिशन, जो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एम्बिशियस मिशन है। टोटल इसमें 3 सेट ऑफ लॉन्चेस होंगे, 2 होगा अनमैन्ड फॉलोड बाय द थर्ड वन, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स रहेंगे, एक लेडी मेंबर रहेंगे उनमें से। एंड इनको भेजा जाएगा स्पेस में, इनको श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 यूज़ करके भेजा जाएगा। 16 मिनट लगेगा इनको। जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट है यहाँ पे जाने में 5 to 7 सेकेंड्स ये यहाँ पे रहेंगे। फिर इनका जो क्रू मॉड्यूल है इसको डी एक्सेलरेट किया जाएगा, एंड करीब आपका जो ऑर्बिट है यहाँ से ये डी बूस्टिंग के ज़रिए इनको वापस अर्थ में लैंड करवाया जाएगा। लैंड तो नहीं है एग्जैक्टली, आपका जो कैप्सूल है ये आकर आपके अरेबियन सी में स्प्लैश होगा, यानी कि आपका एक मान सकते हो आप सेफ लैंडिंग यहाँ पे होगा अरेबियन सी में। ये है ओवरऑल मिशन, काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है। शेड्यूल था ओरिजिनली, लेकिन उससे पहले ये लॉन्च हो पाता तो अपना जो कोविड सिचुएशन है इसकी वजह से हमें इसको डिले करना पड़ा, तो जिसके चलते अभी जो नया शेड्यूल है बाय 2023 हम सोच रहे हैं कि इसको हम लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट
स्पेस एनीमिया अगेन बहुत ही एक सिग्निफिकेंट, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्रीलिम्स में क्वेश्चन। देखिए एनीमिया सिंपल टर्म में अगर मैं कहूँ तो जब आपका ब्लड लॉस होता है, आरबीसी काउंट जो आपके बॉडी में कम हो जाता है, तो उसको हम एनीमिया कहते हैं। अब रिसेंट डिस्कवरी एक हुआ है, आर्टिकल देख सकते हो रूटर्स का आप, एनीमिया इन एस्ट्रोनॉट कुड बी अ चैलेंज फॉर स्पेस मिशंस। काफ़ी एक चैलेंजिंग यहाँ पे न्यूज़ है हमारे लिए। फ्यूचर एम्बिशियस जितने सारे प्रोग्राम्स होंगे, हम मार्स में इंसान भेजने के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करने के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारा अपना टूरिज्म एक इंडस्ट्री फ्लरिश होगा स्पेस को लेकर, स्पेस टूरिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज आता है यहाँ पे स्पेस एनीमिया को लेकर। अब एनीमिया अपने आप में इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अब स्पेस एनीमिया क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब आप नॉर्मली अर्थ में रहते हो तो आपके हर सेकंड करीब 2 मिलियन तक आपके आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन इक्वल मोर और लेस इक्वल अमाउंट ऑफ आरबीसी आपका बॉडी प्रोड्यूस भी कर सकता है। जो केस आप स्पेस में जाते हो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 3 मिलियन आरबीसी आपके डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट होते हैं अगेंस्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ आपका 2 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन, मतलब 50% आरबीसी आप ज़्यादा डैमेज कर रहे हो स्पेस में जाने के बाद, जो आपका बॉडी कंपेंसेट नहीं कर पाता है। इसी कंडीशन को स्पेस एनीमिया कहा जाता है। आरबीसी वैसे आपको पता होगा रेड ब्लड कॉर्पसेल जो है ये आपके ब्लड का एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, मेजर एक पार्ट है। इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। इसके पास रहता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन हीमोग्लोबिन नाम का, जो ऑक्सीजन को आपके हर एक कोशिका, हर एक सेल तक पहुंचाता है, जहां पे आपका सेल इन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करता है आपके लिए एनर्जी। लेकिन अभी रिसेंटली ये पता लगा है कि जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है इसके चलते आपके बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई तो मिल नहीं पाएगा, एंड स्पेस में रहते वक्त आपके हर सेकेंड 3 मिलियन तक आरबीसी डैमेज हो सकता है। दैट इज 50% मोर देन व्हाट योर बॉडी कैन एक्चुअली प्रोड्यूस। अब ऐसे में आपको दिक्कत होंगे स्पेस टूरिज्म को लेकर स्टडी करने में, एक्सोप्लैनेट को, मार्स मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन सारे प्रोग्राम्स में आने वाले हमारे प्रॉब्लम्स। अच्छा, इस डिस्कवरी से पहले हमें क्या पता था? हमको लगता था क्योंकि आप स्पेस में हो, जीरो ग्रेविटी में हो, तो आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो आपके बॉडी के अपर पार्ट में मूव कर जाता है, जिसके वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपके अपर डायरेक्शन में बॉडी जो फ्लूइड है उसके मूवमेंट की वजह से। लेकिन अभी रिसेंट फाइंडिंग्स कहता है कि नहीं, देखिए जो प्रॉब्लम है इससे सीवियर है, प्रॉब्लम है आपका एनीमिया का। अब देखना पड़ेगा क्या हम ऐसे में फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐसा स्पेस सूट या फिर कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं इंसान के बॉडी में, ऐसे कुछ हम प्रोग्राम कर सकते हैं जिसके चलते हमारा जो ब्लड लॉस है उसको हम कंट्रोल कर पाए, या फिर जो एक्स्ट्रा एडिशनल आरबीसी है उसको कंपेंसेट कर पाए। सो ये रहा इस न्यूज़ का एनालिसिस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, रिफॉर्म इन एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक बहुत ही प्रीमियर स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन परचेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। पर्टिकुलरली मैं बात करूँ राइस एंड व्हीट प्रोक्योरमेंट, पूरा जो आपका पीडीएस सिस्टम है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये आपका थ्राइव करता है एफसीआई के ऊपर, ये भरोसा करके चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज है एफसीआई को लेकर। अब कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात हुआ है। हुआ क्या था, देखिए 58 फाउंडेशन डे था एफसीआई का, एंड हमारे जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी है, इन्होंने 5 पॉइंट रिफॉर्म के बारे में बात किया था एफसीआई के बारे में। 5 सूत्र इन्होंने बात किया था एफसीआई को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोग्रेसिव एफसीआई के लिए इन्होंने 5 सूत्र के बारे में, मंत्र के बारे में बात किया था। इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन एफसीआई क्या है, देखिए यह है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो आपका आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर एफसीआई एक्ट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964, यानी कि ये अपने आप में एक स्टेचुटरी बॉडी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। नाउ यहाँ पे क्या है, देखिए जो प्राइमरी ड्यूटी है एफसीआई का, टू इट अंडरटेक्स परचेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन एंड अदर स्टफ।
वाइड नेटवर्क ऑफ ऑफिसेस है। ये बेसिकली क्या करती है, इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में, 5 इसके अलग अलग जोनल ऑफिस है, 20 रीजनल ऑफिस है, 170 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है जो इनके अंडर में काम करते हैं। होता क्या है देखिए, सबसे पहले तो फार्मर जो है ये एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगेन एमएसपी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में रहा है, प्रोटेस्ट हुआ है, तो इसको आपको फॉलो करना चाहिए। एमएसपी के लिए आपको मिल जाएगा अलग से डेडिकेटेड वीडियो। एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस प्राइस में एफसीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदते हैं फार्मर से फूड ग्रेन, फिर इसको ये सेंट्रल इशू प्राइस में से स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, फेयर प्राइस शॉप जो आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके एरिया में लोकेटेड है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड एट दी सेंट्रल इशू प्राइस आप खरीदते हो फेयर प्राइस शॉप से वो फूड ग्रेन। सो एक पूरा चेन ऑफ सिस्टम चल रहा है एंड अल्टीमेट जो परचेज कर रहे हैं फार्मर से एफसीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें। इशू क्या है देखिए, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है एफसीआई को लेकर, करप्शन एंड ऑल, डेफिनेट सी बात है, आप इसके बारे में सुनते आ रहे हो। इनके अलावा ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट एक बहुत ही मेजर इशू है। अनलिमिटेड क्वांटिटी में फार्मर एट योर एमएसपी बेच सकते हैं एफसीआई को एंड एफसीआई खरीदते हैं एंड पर्टिकुलरली जो परचेज होता है फूड ग्रेन का, व्हीट एंड राइस, तो इससे होता है एक्सेसिव स्टॉक जिससे स्टोरेज क्राइसिस आता है। स्टोरेज क्राइसिस तो इट लीड्स टू आपका फूड ग्रेन वेस्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आउटसोर्सिंग का कोई जरिया रखा नहीं गया है तो फूड वेस्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में आपका वेस्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरा है आपका स्टोरेज क्राइसिस डेफिनेटली। देन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो है, यानी कि जो पुराने ग्रेन आप स्टोर कर रहे हो उसको आपको पहले बाहर निकालना है एंड देन फिर आप नया ग्रेन खरीद रहे हो उसको आप फिर वापस लेके आओगे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत सारा पैसा इसमें आपका वेस्ट हो जाता है एंड इसको बेसिकली अभी माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिस्टम को अभी एलिमिनेट करना चाहिए, एफसीआई को आउटसोर्सिंग करना चाहिए अपना जो स्टोरेज है, क्योंकि एक्चुअल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रहे हैं। तो एफसीआई को क्या करना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर काम करना चाहिए एंड अपना जो भी स्टोरेज है इनको आउटसोर्सिंग करके स्टेट गवर्नमेंट को आप दे दो स्टोर करने के लिए। जो सरप्लस स्टेट है वहाँ से आप डाइवर्ट कर दो, जहाँ पे डेफिशिएंट स्टेट है उनमें। मान लीजिए कोई स्टेट है, से फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, बी जो है ये डेफिसिट है, तो एफसीआई इसको रिलोकेट कर सकते हैं या फिर सिंपली डाइवर्ट कर सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग दिस स्टोरेज प्रोसेस, जो कि यहाँ पे स्टोरेज क्राइसिस एंड वेस्टेज का इशू आ जाता है। लिक्विडेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी सारे इश्यूज हैं, मॉनेटरी लॉस एंड इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ कमिटीज़ बिठाए गए थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी है शांता कुमार कमेटी, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया था कि सबसे पहले तो आप डिसेंट्रलाइज कीजिए अपने प्रोक्योरमेंट को, क्योंकि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वही ज़्यादातर ऑपरेशन को हैंडल कर रहे, तो आप इनको आप डिसेंट्रलाइज कीजिए। अब जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि सरप्लस जो एरिया है, जैसे कि आप मान लीजिए जो एरिया है आपका जहाँ पे ज़्यादातर प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से आप जो डेफिसिट स्टेट है उनके तरफ आप डाइवर्ट कीजिए अपने फूड ग्रेन्स को एंड देन आपको अपना जो स्टोरेज है उसको आप आउटसोर्स कीजिए। स्टॉक पाइल करके आप क्योंकि फूड ग्रेन को वेस्ट कर रहे हो तो आप बेटर है सेंट्रल वेयर हाउसिंग एजेंसी, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो है इनको आप डाइवर्ट कीजिए अपना स्टोरेज, जो हैंडलिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारे मैकेनिज्म्स को। दो फायदे होंगे, आपका बर्डन कमेगा एंड सेकेंड वेस्टेज इसमें कम होगा। मोर ओवर जो आप डिसेंट्रलाइज करोगे इससे आपका कंपिटिटिव आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट चलता है कंपिटिटिव स्टिम्युलस के अंडर में, तो आपको इफेक्टिव प्राइस में आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो एंड इससे आपको बेनिफिट ये होगा, आपका मॉनेटरी लॉस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सो इसी के चलते कुछ और नए रिफॉर्म्स को सजेस्ट करते हुए हमारे पीयूष गोयल जी ने कुछ 5 पॉइंट सूत्र यहाँ पे बात की है। सबसे पहले तो पब्लिक परसेप्शन करंटली जो है इनएफिशिएंट एंड करप्ट है एफसीआई, इस परसेप्शन को चेंज करके हमें करना है इंक्लूसिव, डायनेमिक एंड ऑनेस्ट एंटिटी। सेकेंड इज योर एंड टू एंड टैक्स सोल्यूशन, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट फ्रॉम दी प्रोक्योरमेंट टू डिलीवरी हमें एफिशिएंट ट्रैकिंग मैकेनिज्म, एआई का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड ट्रैकिंग, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, डेटा
एनालिसिस का हम यूज़ कर सकते हैं। लीकेज हो जाएगा हमारा कम अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन कर पाए। सो इन सब को देखते हुए एंड टू एंड टेक सोल्यूशंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन के बारे में बेसिकली बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज ग्रीवांस रिड्रेसल, जैसे कि रिएक्शन टाइम हो गया, कोई भी ग्रीवांस आता है इसका रिएक्शन टाइम आपको कम करना है, जिससे कि आप फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड फार्मर्स को लेकर जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी आपके लिए जो भी आपके पास लिटिगेशंस, जो भी आपके पास ऐसे केसेस आते हैं, उन सबको आप इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए सॉल्व कर सकें। एंड इसके लिए इन्होंने कहा कि जन जागरूकता जो है, कंज्यूमर जो अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एम्फेसिस करना चाहिए हमें जन जागरूकता के ऊपर। देन इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स को हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बनाना चाहिए। सीसीटीवी फैसिलिटीज़, नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ एंड स्टोरेज कैपेसिटी को हमें एनहांस करना चाहिए। एंड फाइनली हमें एज अ इंडिया अगर हम ग्लोबल एक फूड हब के तरीके से अगर हम देखना चाहें तो हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने चाहिए। सो ये 5 पॉइंट्स एजेंडा इन्होंने बात किया था रिगार्डिंग दी फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ एफसीआई। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आपका इंडियन स्टेट्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अगेन काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। ऑलमोस्ट हमेशा ये फोकस में रहता है यूपीएससी में। अगर आप बात करें तो एक फेवरेट सेक्शन है जहाँ से आप प्री में या मेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में ये काम करते हैं। इनके द्वारा आप देख सकते हो जो रिपोर्ट है, करीब 13 चैप्टर्स में अलग अलग सेक्शंस में इनको रिपोर्ट बनाया जाता है। एंड एक इलाबोरेट आपको पिक्चर, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलता है फॉरेस्ट जो आपका स्टेट है, कौन से स्टेट में क्या हेल्दी कंडीशन है फॉरेस्ट का, कहाँ पे डिग्रेडेशन हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, क्या इंप्रूवमेंट रहा है। एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको नॉट ओनली फॉरेस्ट, आपको बैम्बो, ट्री कवर, मैनग्रोव, इन सारे चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। एंड मोर ओवर इस बार टाइगर रिजर्व्स को भी इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट के अंडर में, जो कि एक नया चेंज है इस रिपोर्ट में। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो इसको आप ध्यान रखिए। नो मेजर हाइलाइट्स क्या रहे इस रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो कहा गया है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, बढ़ा है हमारा फॉरेस्ट कवर। इन लास्ट 2 years द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखा गया है। अब 2019 में जो रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक 21.67% था आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, जो अभी 21.71% है। सो मार्जिनल इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। देन ट्री कवर जो है कंट्री का, ये भी अगेन बड़ा है 721 स्क्वायर किलोमीटर में, तो अगेन इसमें भी इजाफा देखने को मिला है। जो आपके स्टेट वाइज डेटा है, यहाँ पे तेलंगाना ने हाईएस्ट इंक्रीज शो किया है इन फॉरेस्ट कवर अमंग ऑल द स्टेट्स, फॉलोड बाय आंध्रा एंड उड़ीसा। अगर हम परसेंटेज एज ए होल एरिया के बारे में बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश में 647 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, तेलंगाना में 632, उड़ीसा में 537। बट जब हम एज ए होल इंक्रीज इन परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो तेलंगाना जो है वो लीडिंग है ना, जो स्टेट है जहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज ज़्यादा देखा गया है। ऐसे एरिया वाइज बात करें तो इट इज़ आंध्र प्रदेश, बट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज इट इज़ योर तेलंगाना। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अमॉन्ग द माउंटेनस स्टेट्स देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है कि फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें थोड़ा सा घटोती हुई है। 4270 स्क्वायर किलोमीटर का जो था, अभी 4155 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे बेसिकली बचा हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करें तो 5 मेजर जो स्टेट्स है, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो लॉस होते हुए देखा गया है। क्लाइमेट चेंज एंड इसको एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है इसको एक मेजर फैक्टर बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर।
एरिया वाइज बात करें तो देखिए अगेन मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, देन अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे चेंज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो टॉप 5 स्टेट्स अगेन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। स्टेट का कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट में है वो कहें तो मिजोरम लीड कर रहा है। एज ए होल स्टेट का अगर हम एरिया वाइज बात करें कि कितना एरिया है फॉरेस्ट कवर का, तो वो हो जाता है आपका मध्य प्रदेश। सो आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एक होता है चेंज इन फॉरेस्ट कवर, देन एक होता है ओवरऑल एरिया वाइज, एक होता है परसेंटेज, उस स्टेट का कितना परसेंट ऑफ दैट जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है मैनग्रोव्स। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि 17 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अभी करंटली समवॉट लेस देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर का मैनग्रोव है अपने पास। 35.46% फॉरेस्ट कवर जो है ये फॉरेस्ट फायर प्रोन है, जो कि आगे जाके और बढ़ने का संभावना है बता रहे हैं फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है। टोटल कार्बन स्टॉक है, इसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इजाफा में देखने मिला है। 79.4 मिलियन टन से अभी 7204 मिलियन टन का कार्बन स्टॉक हमने अचीव किया है। कार्बन स्टॉक क्या है देखिए, इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के साथ आप लिंक कर सकते हो। मतलब आपका फॉरेस्ट कितना अमाउंट ऑफ कार्बन ट्रैप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहा है। बैम्बो फॉरेस्ट के बारे में बात करें अगेन, इसमें भी बड़ा हमने देखा है कि बाय अराउंड 13,882 मिलियन स्टेम्स जो है ये बड़ा है। सो इसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है। एनीवेज सो फ्रॉम 13,000 टू समवेयर अराउंड 53,000। सो इसमें अगेन आपको ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो फॉरेस्ट सर्वे है, रिपोर्ट है, ये कह रहा है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव है, हर एक एस्पेक्ट में हमने कुछ हद तक मार्जिनली आप कह सकते हो आपने इजाफा देखा है। कंसर्न क्या बता रहे हैं रिपोर्ट की? सबसे पहले तो बात है देखिए जो फॉरेस्ट फायर प्रोन एरियाज है, इसमें आगे ऑलरेडी समवेयर अराउंड 35% अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट प्रोन एरिया, फायर प्रोन जो फॉरेस्ट फायर है प्रोन एरिया है। सेकेंड कंसर्न है कि आपका जो डेंस फॉरेस्ट है वो काफ़ी घट रहा है। डेंस फॉरेस्ट में ऑलरेडी इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है मोर देन 1500 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए एग्जैक्ट नंबर आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 15 to 1600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो इतना डेंस फॉरेस्ट एरिया जो है इसमें डिक्लाइन देखा गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिक्लाइन देखा गया है, मोर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर। एंड जो डिक्लाइन है लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल, देन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, झूम कल्टिवेशन जिसे आप कहते हो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड नेचुरल कैलामिटीज, इन सबको मेजर फैक्टर बताया जा रहा है रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है मेंस पर्सपेक्टिव से, मैं चाहता हूँ आप इसको लिखे, आप इसको एक बार ट्राई करें, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इसको चेक करूँ तो आप अगेन आप इसको आप पिन कर सकते, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए मुझ तक पहुँचा सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए, हाईलाइट द डिफरेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन नेचुरल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। वो सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन नेचुरल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। 10 मार्क के लिए ये सवाल है, अराउंड 150 वर्ड्स के अंदर आप इसको कवर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, जो स्लोगन, जो थीम रहा इंडियन आर्मी के लिए, जो कि इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ था 2022 का जो आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ था, यहाँ पे इसी स्लोगन के साथ एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। इंडियन आर्मी को मिला है अपना नया कॉम्बैट यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी जो लुक है, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ एक नया यूनिफॉर्म यहाँ पे मिला है। अब सबसे पहले मैं वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो मेल एंड फीमेल जो है सबके लिए सेम कॉमन यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन हालांकि जो कंफर्ट की बात है उसको मद्देनजर रखते हुए ही इस यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। सो इट विल बी इक्वली कंफर्टेबल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सिर्फ अभी आर्म्ड फोर्सेस में से जो आपका आर्मी है इनको प्रोवाइड किया गया है, अभी तक नेवी एंड एयर विंग के लिए इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। सो ये बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, आर्मी डे में जो परेड चल रहा था, जो पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी का, इनके द्वारा ये डिस्प्ले किया गया था, जो नया कैमोफ्लेज इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो न्यू डिज़ाइन है इसको बनाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, इंडिजिनियसली बनाया गया है।
इसको इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया था एनआईएफटी के साथ, एंड इसी के द्वारा अब इसमें देखिए जो मेजर जो हेडलाइन रहा है, जो मेजर आपका आउटलुक है, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात काफ़ी इनफॉर्मल है, एक टी शर्ट होगा आप अंदर पहनेंगे, इसके ऊपर आपका यूनिफॉर्म रहेगा जो एक नया कैमोफ्लेज के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको जो अपना शर्ट है इसको टक इन नहीं करना होगा, बेल्ट जो है आपका हिडन रहेगा, जो ऑफकोर्स यूएस मिलिट्री में आप देखते होंगे। देन ये जो फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसमें यूज़ किया गया है 70-30 रेशियो में कॉटन एंड पॉलिस्टर, एंड दिस रेशियो इट गिव्स यू द मैक्सिमम कंफर्ट इन ऑल वेदर कंडीशन। चाहे आप हॉट, ह्यूमिड या कोल्ड किसी भी एरिया में, किसी भी क्लाइमेट में रहेंगे, आपको मिलेगा मैक्सिमम कंफर्ट। एंड ये जो जो कैमोफ्लेज है ये क्लाइमेट प्रूफ है, डिजिटल कैमोफ्लेज कहा जा रहा है। इसमें आपका लगा होगा QR कोड एंड बार कोड। अब होता क्या है, देखिए आप जब भी कोई यूनिफॉर्म खरीदने जाते हैं, आप देखते हो मिलिट्री यूनिफॉर्म, आपको दिख जाता है कि मार्केट में मिलिट्री यूनिफॉर्म बिक रहे हैं, है ना, कोई भी आम आदमी जाके खरीद सकते हैं। अब इसमें सिक्योरिटी का काफ़ी सारा कंसर्न हो जाता है। कोई भी ABC एनी पर्सन जो मार्केट में जाके ऐसा कैमोफ्लेज खरीद रहे हैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं, एंड इससे सिक्योरिटी का काफ़ी खतरा हो जाता है। कई बार जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो जाके खरीदते हैं, एंड कई सारे ऐसे मिसहैप्स हमने देखा है। तो यहाँ पे इस इशू को, जो सिक्योरिटी वाला इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए इसमें टैग होगा बार कोड, इसमें टैग होगा QR कोड, जिससे कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा मिलिट्री यूनिफॉर्म, जो मिलिट्री पर्सनल है इनको। सो काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन के साथ, काफ़ी कंफर्ट, एक इनफॉर्मल, एक रेगुलर आप कह सकते हो, एक कंफर्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है। एंड डेफिनेट सी बात है, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक गिफ्ट है ये, मैं कहूँगा इसको मैं गिफ्ट कॉन्शियसली कह रहा हूँ, क्योंकि कई पिछले कुछ टाइम से ये बात चल रहा था मिलिट्री कैमोफ्लेज को लेकर, एंड देन फाइनली आर्मी डे के जो अवसर है यहाँ पे इसको मार्क करते हुए, एंड ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड विथ फ्यूचर जो थीम रहा है, इसके साथ अलाइन करते हुए अपना एक नया यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये है इस वीडियो का टोटल एनालिसिस। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।